अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चे एक्सरसाइज 3.1 हमने शुरू करनी है, चैप्टर 3 स्टार्ट करना है। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने से पहले। बच्चे सबसे पहले आपको सेट ऑपरेशंस का पता होना चाहिए। बेसिक 4 सेट ऑपरेशन है जो आपकी इस क्लास में इस्तेमाल होंगे। बच्चे सबसे पहले आपने नाम सुना होगा क्लास 6, 7 में और शायद प्री-9 में भी, यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा, यूनियन से मुराद क्या होता है? फर्ज कर लें बच्चे आपके पास एक सेट ए है, उसमें वैल्यू है 1 2 3, ठीक है, और एक सेट बी है जिसमें वैल्यू क्या है 3 4 5, ठीक है। तो यूनियन से क्या मुराद होता है? यूनियन का साइन जस्ट लाइक यू होता है, लेकिन इस तरह करके लाइन लगा के यू नहीं लिखना आपने, ठीक है। आपने जस्ट यू, ठीक है, बी। अब यूनियन में आप क्या करते हैं, पहले ए की वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, कोमा 3 और यूनियन का साइन, फिर बी की वैल्यू 3 4 5। अब इन दोनों के यूनियन से मुराद है कि जितनी भी ए में भी वैल्यूज हैं और बी में वैल्यू हैं, सारी की सारी वैल्यूज को लिख देंगे, ठीक है। हाँ, अगर कोई वैल्यू 2 दफा आ रही है, जैसे कि इधर 3 आ रही है, ठीक है, तो उसे आप एक दफा लिखेंगे। कितनी दफा लिखेंगे? एक दफा, ठीक है। बाकी सारी की सारी ए और बी की सारी वैल्यूज लिख देंगे। लेकिन अगर कोई वैल्यू 2 दफा आ रही है उसे हम एक दफा लिखेंगे, या 2 से ज्यादा मरतबा भी आ रही है उसे सिंगल टाइम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज क्या है आपके पास? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन से क्या मुराद है? सबसे पहले ए हमारे पास है 1 2 3, मैं वही एग्जांपल को कंटिन्यू करूंगा। बी हमारे पास 3 4 5। अब हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं। पहले हमने उन दोनों में यूनियन मालूम किया, अब हम उसमें इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। इंटरसेक्शन बस मुझे लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा, तो मैं बस समझे, बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन का साइन आ गया। इंटरसेक्शन का साइन ऑपोजिट ऑफ यूनियन होता है, बस आपने उसका फेस अपवर्ड होता है, इसका फेस डाउनवर्ड होता है। बाकी इसका मतलब होता है कि इन दोनों में कॉमन क्या है। अगर कुछ भी कॉमन नहीं हुआ तो आप नल सेट लिख देंगे, ठीक है। अब हम मूव करते हैं थर्ड चीज की तरफ, जो क्या है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, डिफरेंस में आपने क्या करना है? डिफरेंस में आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा, अभी मैं आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखाता हूं। वही a माइनस बी डायरेक्ट, अब वही a और b की वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। a की वैल्यू आ गई 1 2 3। अब यहां पे डिफरेंस में बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कॉमन है वो तो कट गया, ठीक है, दोनों में, ठीक है। आपने यूं काटना नहीं है, ठीक है, वो कैंसल आउट हो गए। अब किसकी रिमेनिंग टर्म्स हम लिखेंगे? क्या ए की या बी की? तो ये आपने याद रखना है कि जो पहले में बचेंगी, यानी फर्स्ट ए है ना, ए की जो रिमेनिंग वैल्यूज हैं वो आपने लिख देनी है। वो क्या करनी है? लिख देनी है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट जो होता है उससे मुराद क्या होता है? उससे मुराद होता है, पहले तो उसके साइन के बारे में आपको बता दूं। इसे आप अगर ए का निकाल रहे हैं तो ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्लैश भी लिख सकते हैं, ठीक है, टॉप पे पावर में, ठीक है। अच्छा, इससे मुराद होता है, लेट फॉर एग्जांपल आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट में यू कह देता हूं, उसमें आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब वैल्यूज मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर आपने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इससे मुराद होगा कि आप यूनिवर्सल सेट में से ए की तमाम वैल्यूज निकाल दें, ठीक है। जो भी सेट ए में मौजूद है वो आप सब्ट्रैक्ट कर दें, बाकी जो भी वैल्यूज बचेंगी वो आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चले मैं आपको समझा भी देता हूं। यानी कि जितने यूनियन, ये यूनिवर्सल सेट में 1 से 1 to 10 है ना, इसमें से ए के अंदर क्या मौजूद है? 1 2 3। 1 2 3 इसमें से माइनस कर दें और बाकी क्या बचेगा यूनिवर्सल सेट में? 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ गया, ठीक है बच्चे।
अब मैं टाइप्स ऑफ सेट्स, मतलब जो जिस तरीके से आपके पास वेन डायग्राम भी बन सकती है, उसके अगर दो हमारे पास कोई भी सेट्स मौजूद हों, ठीक है, इसके बाद हम 3 सेट्स के लिए पढ़ेंगे, पहले 2 के लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल इज डिसजॉइंट सेट। तो इसके लिए मैं फर्ज कर लेता हूं कि मेरे पास 2 सेट हैं, एक सेट ए है 1 2 3 और एक सेट बी है जिसके, अच्छा वैसे आप ये बच्चे मैं जल्दी बना रहा हूं, अपनी प्रॉपर तरीके से बनाना है, ठीक है, 4 and 5, ठीक है। अब मुझे ये बताएं इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं तो इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह भी लिख सकते हैं और एम्प्टी इस तरह भी लिख सकते हैं। अब यहां पे अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है, ठीक है, 1 2 3, इस तरह आपने इसकी वेन डायग्राम बना देनी है कि यानी इन दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन नहीं, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट के लिए मैं वही एग्जांपल ले लूंगा बच्चे, मेरे पास ए है 1 2 3 जो मैंने उधर ली है, और बी मेरे पास क्या है, मैं कंसीडर कर लेता हूं कि बी मेरे पास मौजूद है 3 4 and 5, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूंगा तो मेरे पास क्या है 3, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू नल सेट, मतलब नल सेट नहीं है, तो इसका मतलब है ये कौन सा बनेगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में कैसे होता है, ए में क्या था बच्चे 1 2 3 और इसमें 3 4 5, अब 3 दोनों में मौजूद था, तो ये जो सेंटर का एरिया है इधर मैं लिख दूंगा 3, ठीक है। इस सेट को क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। ये आपके एमसीक्यूज के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सबसेट आप इसी तरह समझ लें कि अगर मेरे पास एक ए है जिसमें वैल्यू 1 2 3 मौजूद है और एक सेट बी मौजूद है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 तक सब मौजूद है, ठीक है। तो जो सेट ए है ये 1 2 3 इसकी सारी वैल्यूज सेट बी में मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो 1 2 3 ऑलरेडी आ गया, बाकी रिमेनिंग रकमें कौन सी हैं 4 5 6 और 7, यानी ए की फुल एंड फुल फॉर्म उसके अंदर मौजूद है, ठीक है। तो इसमें आप लिख सकते हैं दैट ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या है, सबसेट है बी का, यानी ए की जो तमाम वैल्यूज हैं वो बी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। तो इसकी वेन डायग्राम आपने ऐसे ही बनानी कि पूरे का पूरा जो ए है वो आपने बी के अंदर बना लेना है, ठीक है, उसी की वेन जो सर्कल होगा उसी के अंदर शो कर देना है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ जिससे आपको ये मजीद पक्का समझ आ जाए। तो बच्चे इस एग्जांपल में, ये आपकी बुक की एग्जांपल है, इसमें हमें बेसिकली 3 सेट्स दिए गए हैं, ठीक है, ए बी एंड सी। अब यहाँ पे हमने इनकी वेन डायग्राम बनानी है, ठीक है। और अगर आपको ये समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज 3.1 आप बिल्कुल इजीली कर लेंगे। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ये फर्स्ट है, इसके बाद 2 और मैं करवाऊंगा। ये अगर आपको समझ आ गई तो आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज बेशक आप ना भी करें तो आपको कंसेप्ट उसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप देखें ए बी एंड सी, ठीक है, आपको 3 सेट दिए गए हैं। आपने सबसे पहले देखना है क्या ये जो तीनों सेट हैं इन तीनों सेट्स में कोई सेम वैल्यू है, यानी इन तीनों का इंटरसेक्शन है, कोई ऐसी वैल्यू जो तीनों में मौजूद हो। तो 0 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8 9 नहीं। अब सेट ए और बी में 3 और 4 कॉमन है और बी और सी में 6 कॉमन है, लेकिन ए और सी में कोई भी चीज कॉमन नहीं, ठीक है। यानी ये जो बी जो है ये ओवरलैप करेगा सी के साथ भी, मतलब सी के साथ इसलिए करेगा क्योंकि दोनों में 6 मौजूद है, और ये बी ए के साथ भी ओवरलैप करेगा क्योंकि उसमें भी 3 4 है और इन दोनों में 3 4 है। अब आपने इसकी बनानी है वेन डायग्राम, और वेन डायग्राम मेरे पास तो ये जग ही है तो मैं बीसी से ही बना रहा हूँ, ठीक है। और कुछ है नहीं कि मैं आपको खुद ही अगर रैंडमली बना के दिखाऊं तो शायद खराब हो जाए। अच्छा, ओवरलैप करना है, बीच में बी आएगा, ठीक है। मैं आपको बना के दिखा देता हूं। सिंपली ये पहले एक सर्कल मैंने बना दिया, एक, फिर ये दूसरा, ठीक है, और फिर ये तीसरा सर्कल, ठीक है। वैसे इससे भी कोई इतना खास नहीं बनता। अच्छा बच्चे, अब सेंटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, बी, और स्टार्टिंग में ए और फिर सी। बी में भी सी भी सेंटर में आ सकता है। अब आप वो कैसे पता चलेगा, अगर ऐसे होता कि सी के अंदर 3 4 मौजूद होता और इधर ना होता, तो फिर ऐसे 3 4 और ए में भी 3 4 होता, तो इन दोनों का ओवरलैप होती, यानी इन दोनों में कॉमन वैल्यू होती।
अभी हम सबसे पहले लिखते हैं जो कॉमन वैल्यू किस में है, ए और बी में, वो दोनों में क्या कॉमन है, 3। फिर बी और सी में क्या कॉमन, सॉरी 3 एंड 4 बोथ दोनों वैल्यूज कॉमन है, ठीक है। 3 भी कॉमन है और 4 भी, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 6 सिर्फ, ठीक है। अब ए में 3 और 4 के अलावा क्या बचा, 0 1 एंड 2, और बी में क्या बचा, 3 4 और 6 के अलावा 5, और सी में क्या बचा, बचे 7 8 और 9, ठीक है, 7 8 और 9। अब बच्चे जब इसकी वेन डायग्राम अब यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई, ये सिर्फ आपने वेन डायग्राम ए बी सी की बना दी है, इसकी नहीं बनाई, ठीक है। अगर आपने इसे सॉल्व करना है तो इसे में आप देखें ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, क्या लिखा हुआ है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। इसको बच्चे आप शेड कर लेंगे पेंसिल से इस एरिया को, ठीक है। अब मेरे पास तो पेंसिल मौजूद नहीं है पेंसिल, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इससे शो कर देता हूँ कि मैं ब्लू कलर से ये एरिया बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों के कॉमन एरिया क्या है, ये वाला, तो बच्चे मैंने इसे शेड कर दिया, 6 आपको शायद फिर नजर भी ना आए, ये ठीक है, शेड हो गया। अब नेक्स्ट चीज क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ए के अंदर मौजूद वैल्यूज, ठीक है, सारी, और बी इंटरसेक्शन सी के एरिया यानी 6, इसके अंदर दोनों जितनी सारी वैल्यूज हैं वो सारी हम क्या ले लेंगे, उन सारों का यूनियन, यूनियन का मीन सारी वैल्यूओं को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो आप इधर लिखेंगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इसको आप कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, देखिए हाफ हाफ पोर्शन आएगा, वो अलग है इससे। तो आपने जो ए का शो करना है, लेट फॉर एग्जांपल वो आपने इससे रेड से करना है, ठीक है, तो आप रेड कलर इधर यूज कर लेंगे, ठीक है। मैं आप तो कॉपी मतलब वगैरह उस पर बना रहे हैं, ठीक है, आप अपने पास कलर्स रख सकते हैं, ठीक है, और इसे आप कर देंगे ब्लू से, आपने किया हुआ है, कर देंगे नहीं, पहले से आप ये कर चुके हैं, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी आप ऑलरेडी हर कर चुके हैं, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर वाला एरिया होता है वो पहले आप सॉल्व करते हैं। अब इसे आपने सारे को रेड से करना है, ठीक है, तो ये हो गया रेड कलर रिमेनिंग सारे पार्ट में, ठीक है। तो ये आपके पास हल हो गया। अब इसको समझाने की इसलिए जरूरत है, अभी आपको समझ आएगी ओवरलैप कैसे होते हैं, ठीक है, कि इसे अब मैं समझाता हूं आपको। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 3 सर्कल बना लेता हूं, चलें रैंडमली बनाने की कोशिश करते हैं, सीधा सीधा। फर्स्ट, सेकेंड, अच्छा ये हमारे पास ए आ गया, ये बी और ये सी। इधर हमारे पास वैल्यू 3 8 4 है, इधर हमारे पास 6 है, बीच में 5 बचेगा, 0 1 एंड 2, और इधर 7 8 और 9। अब बच्चे सबसे पहले हम देखेंगे बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी और सी में जितनी भी वैल्यूज मौजूद हैं उन सबको शेड कर देते हैं ब्लू से। ये बी सारा, अब ये भी एरिया बी का ही है, ठीक है, क्योंकि 3 और 4 बी में भी मौजूद हैं, ठीक है। तो आप ये ना समझे कि जो इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए वाला एरिया है उसे आप करें ही ना, ठीक है, सारे का सारा आपने करना है, ठीक है, जो भी बी और सी में मौजूद है, ठीक है, सब के सब वैल्यूज को आपने कर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने सबको कर लिया, ठीक है। अच्छा इसके करने के बाद ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए का इंटरसेक्शन, ठीक है, अब ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। अब अगर आप देखें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अगर ए में और इसके आंसर में क्या कॉमन है, ठीक है, यानी बी यूनियन सी ये सारी वैल्यूज हैं, और ए का इंटरसेक्शन इससे लें, इंटरसेक्शन का मीन कॉमन। अब ए में 0 1 2 3 4 था, और इसमें ये सारी चीज वैल्यू थी 3 4 5 6 7 8, तो ए में और इसमें क्या कॉमन आया, सिर्फ 3 और 4। अब ये तो ऑलरेडी शेडेड है, तो मैं इसे रेड से ऊपर शेड नहीं करूंगा, ठीक है, या आप स्टार बना दें, ठीक है, किसी और कलर से बना दें, उसी कलर से बना दें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये पता चल जाएगा कि हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। तो इसे आप इस तरह करेंगे, मैं आपको जरा प्रॉपरली बना के दिखाता हूं, ठीक है, कि जो आपका ऑलरेडी ब्लू से शेड हुआ था, ठीक है, उसी के ऊपर आपने क्या कर दिया, स्टार बना दिए, ठीक है, उसी के ऊपर स्टार बना दिए। अभी 2 कंसेप्ट और भी हैं, लेकिन होप्स हो कि आपको ये 2 कंसेप्ट समझ आ गए। अगर
ऐसा हुआ कि फर्स्ट जो आपके पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है उसका पोर्शन अलग हुआ, दूसरे का अलग, तो फिर अलग बनेगा। अदरवाइज आपके पास इस तरह का पोर्शन वो बिल्कुल अलग बनेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी आपको 3 सेट दिए गए हैं, पी क्यू आर, और आपने इसकी वेन डायग्राम बनानी है। बच्चे सबसे पहले आप ये चेक कर लें क्या तीनों में कोई वैल्यू सेम है, कोई अल्फाबेट, सॉरी अब अल्फाबेट दिए हुए हैं, ठीक है, तो तीनों में कोई सेम है। तो अगर मैं बिल्कुल गौर से देख रहा हूं तो मुझे ये नजर आ रहा है कि डी और ई इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, ठीक है, जबकि एफ और जी इसमें मौजूद हैं और इसमें मौजूद हैं। बाकी इसका मतलब ये है कि इसका लिंक इससे कुछ भी नहीं है, ठीक है, इसका इससे भी है, इसका इससे भी है, ठीक है। इन दोनों से इसका जब लिंक है तो हम क्या करेंगे, हम आर को सेंटर में बना लेंगे। आर किधर बन गया, सेंटर में। फिर एक साइड पे क्या बन जाएगा, पी, और एक साइड पे क्या बन जाएगा, क्यू, ठीक है। आर आ गया सेंटर में। अब आर और पी में क्या कॉमन है, आर और पी में, इनमें कॉमन था डी और ई, ठीक है। आर और पी में क्या कॉमन था, डी और ई। इसमें क्या बचा, ए बी एंड सी। अब आर और क्यू में क्या कॉमन है, एफ और जी, एफ और जी। आर और क्यू में क्या कॉमन था, एफ और जी। अब आर में कोई बचा, डी उधर आ गया, एफ जी इधर आ गया, जे बच गया। और अब क्यू में क्या बचा, एच और आई। अब आपकी वेन डायग्राम बन गई, ठीक है। हो सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन इतना ही आ जाए कि वेन डायग्राम बना दें, फिर आपने इससे आगे कुछ भी नहीं करना। लेकिन अगर इससे आगे का काम आ गया, जस्ट लाइक आपको इधर दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, पी यूनियन क्यू। अब पी यूनियन क्यू जो है उसे आप अगर रेड मार्कर से क्या करेंगे, मैं रेड मार्कर से, आप तो पेंसिल कलर से कर देंगे, ठीक है। पी यूनियन क्यू, ठीक है, पी यूनियन क्यू है हमारे पास। आप इसे शेड कर दें रेड कलर से। पी यूनियन क्यू, इट्स मीन पी और क्यू में जितने भी एलिमेंट है शेड करने। अब क्यू इधर मौजूद है और बीच में इंडिया आ जाता है और फिर यहां पे पाकिस्तान। लेट फॉर एग्जांपल अगर ये बांग्लादेश है तो, अच्छा ठीक है। अब आपने इसका इंटरसेक्शन बना देना है। पी यूनियन क्यू का जो आंसर आया है इसका आपने इंटरसेक्शन बनाना है किससे, आर से। यहां पे आके बच्चे जो होते हैं वो, आप सबसे पहले देखें आर का इंटरसेक्शन, यानी आर में मौजूद कौन कौन सी वैल्यू जो है उनमें, आर में ये वाली वैल्यू भी मौजूद है और ये भी, और ये दोनों शेडेड रीजन के अंदर आ रही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका मतलब है शेडेड रीजन बीच में आ रहा है, तो शेड कर दें आप रीजन को। उसके ऊपर आप क्या कर देंगे, लेट फॉर एग्जांपल आप स्टार बना दें, ठीक है, ठीक है। तो आप इधर स्टार बना देंगे, ठीक है। कोशिश किया करें बड़े बड़े स्टार ना हो और अल्फाबेट के ऊपर ना बनाया करें ताकि नजर तो आए कम से कम, ठीक है। बोर्ड पे तो ऐसे हो सकता है कि पॉसिबल है कि ये बोर्ड में नजर ना आ रहे हो, ठीक है। फेडरल बोर्ड की नहीं बात कर रहा, इस वाइट बोर्ड की बात कर रहा हूँ, इसमें नजर ना आ रहे हो तो बोर्ड का जब आप पेपर देने जाएंगे उसका आपने ख्याल करना है, ठीक है। तो ये आ गया सिंपली इसका आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ मूव करता हूं मैं, ठीक है। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास पी क्यू आर 3 सेट्स हैं और इनमें क्या कोई कॉमन है, तीनों के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जो तीनों में मौजूद हो, तो बिल्कुल ऐसा है। आपके लिए भी खुशखबरी है कि तीनों मौजूद है, वो क्या है 5, ठीक है। तो ये किस तरह बनेगी इसके लिए मैं आपको समझा दूं, ठीक है। फर्स्ट आप एक सेट इधर बना दें, ठीक है, फिर दूसरा आप इधर बना दें और तीसरा आपने इस तरह बनाना है कि तीनों के अंदर कोई ना कोई कॉमन रीजन हो, ठीक है। तो ये तीनों का कॉमन रीजन है और इसमें हम क्या लिखेंगे 5, ठीक है। अब नाम आप दे दें, एक को पी, एक को क्यू, एक को आर, यहां पे तो किसी को भी कुछ दे सकते हैं, ठीक है। अब पी में क्या रह गया 3 और 7। अब ये जो 3 और 7 था ये इसके अंदर क्यू के अंदर मौजूद था, तो क्या ये डायग्राम ठीक है, नहीं बच्चे, फिर ये डायग्राम आपने नहीं बना सकते, ठीक है। तो फिर कैसी डायग्राम बनाएंगे सर हम, ठीक है, इसके लिए मैं आपको बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये देखा कि P इज सबसेट ऑफ Q,
मतलब Q के अंदर ही क्या मौजूद है, P। ठीक है, ये अंदर आ गया इसके P। अब आप कहेंगे सर ठीक है, Q के अंदर आपने P बना दिया, ठीक है, लेकिन आपने ये कोने पे करके क्यों बनाया? ठीक है, इस तरफ भी तो बना सकते थे, नीचे दरमियान में बिल्कुल कहीं भी बना सकते थे। इसकी वजह ये है क्योंकि R के अंदर भी एक ऐसी वैल्यू मौजूद है जो P और Q के अंदर है, तो उसे मैंने ओवरलैप करना था, तो उसके लिए मुझे एक एरिया चाहिए था जो दोनों P और Q के अंदर मौजूद हो, तो इस वजह से इसे मैंने बिल्कुल साइड पे बनाया है। ठीक है, तो ये R आ गया, R में 5 इधर आ गया, ठीक है, 0 2 एंड 8। अब 0 2 ना इसमें है ना इसमें है, ठीक है, और 8, ठीक है, तो उसे मैंने R में अलग से लिख दिया। ठीक है, अब P में क्या बचा, 3 और 7, ठीक है, 3 और 7, और Q ये फुल था तो इसमें 3 7 5 तो जो ऑलरेडी हमने कर लिया, 3 7 5, 1 और 9 रह गए, वो हम लिख देंगे इधर। अब हमने जो शो करना है P यूनियन Q इंटरसेक्शन R, ठीक है, पहले हम बना लेंगे Q इंटरसेक्शन R। ठीक है, Q इंटरसेक्शन R को हम फॉर एग्जांपल रेड से शेड करने के लिए रेडी हो गए हैं। ठीक है, Q इंटरसेक्शन R। अब Q और R में क्या इंटरसेक्ट कर रहा था, सिर्फ एक वैल्यू, ओ सॉरी यहाँ पे हमने लाइन से करना है, तो यहाँ पे ये Q और P में, बेशक आपको इधर नहीं समझ आ रही, आप इधर देख लें, Q और P, सॉरी Q और R, सॉरी Q एंड R। ठीक है, तो Q और R में दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन सिर्फ 5 था और कोई भी नहीं था। ठीक है, अब हम चलते हैं P यूनियन Q इंटरसेक्शन R। अब बच्चे इसकी बात अगर हम करें तो कह रहे हैं कि P का यूनियन लें, जो इसका आंसर आया, इसका आंसर तो ये आया, और P हमारे पास क्या था 3 5 7, यानी वो एरिया आ रहा है उसके बीच में। ठीक है, और यानी ये सब एरिया आएगा, तो एरिया तो इधर भी स्टार आएंगे। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर, मैं आपको एक दफ़ा Q, अच्छा सबसे पहले इधर लाइंस क्यों बना रहा हूँ, उसकी वजह ये है क्योंकि जो अभी इसका आंसर आएगा उसमें 5 इंक्लूड है और वो ऑलरेडी शेडेड है। ठीक है, और उसी के ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या सारा एरिया ही ऐसा है? नहीं बच्चे, कुछ एरिया ऐसा भी आएगा इसका जिसके ऊपर सिर्फ स्टार होंगे। ठीक है, जिसके ऊपर क्या होंगे, सिर्फ स्टार होंगे। ठीक है, जैसे कि ये वाला एरिया 3 और 7, ठीक है, इधर सिर्फ स्टार होंगे, और इसके ऊपर भी ये शेड भी होगा और स्टार भी होंगे, और ये इसका फुल आंसर है। ठीक है, तो बच्चे होप सो आपको ये दोनों एग्जांपल समझ आ गई होंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो बच्चे अब नेक्स्ट एग्जांपल में आपको लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है और 3 सेट्स हैं ABC, तो आप इसकी वेन डायग्राम बनाएं टू वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अब सबसे पहले तो बच्चों को यही नहीं पता होता एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है। ABC इक्वल टू ABC, यूनियन है तो यूनियन 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 एंड यूनियन। ठीक है, सबसे पहले आप इधर क्या कर लेंगे, B और C को एक ब्रैकेट में, और इस वाले में A और B को एक ब्रैकेट में। ठीक है, वैसे ही हमें पता होता है कि इसका आंसर सेम ही आएगा, लेकिन अभी हमने वेन डायग्राम बना के ये शो करना है। ठीक है, अच्छा जी बच्चे, ये फुल जो आपके पास रेक्टेंगल होता है, ये यूनिवर्सल सेट को जाहिर करता है। ठीक है, अब हम इसके अंदर जितने भी सेट्स हैं वो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, A यूनियन B यूनियन C ब्रैकेट में। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे A B और C, इन तीनों में क्या कोई सेम नंबर है? बिल्कुल 2 है। ठीक है, तो तीनों में है, तो आप ऐसे करेंगे A, अच्छा वो हमसे पिछले एग्जांपल में हुआ, तो अभी भी आप देख लें क्या ऐसे कोई किसी का सबसेट है? A B और C कोई किसी का सबसेट नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा 11 है जो कि B और B में भी नहीं मौजूद। ठीक है, तो बाकी तो 2 3 5 7 तो B में मौजूद है, एक्स्ट्रा 11 है हमारे पास। ठीक है, तो आप इस तरह करके इसकी डायग्राम बना लेंगे। अच्छा जी बच्चे, अब इसे यहीं पे आप इसे नाम दे दें, इधर A, इसे B, आपने जिससे जो भी देना है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब सब में क्या कॉमन था? 2। अब आप देखें A और B में कुछ कॉमन है 2 के अलावा? यस, 4 भी कॉमन है और 6 भी, तो वो इस एरिया में लिखते हैं 4 एंड 6। ठीक है,
अब बी और सी में कुछ कॉमन है 2 के अलावा, ठीक है। 2 तो अब तीनों में ही कॉमन था ना, बी और सी में हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। बी और सी में 2 के अलावा 3, 5 एंड 7, 3, 5 एंड 7, 3, 5 और 7। अब ए और सी में 2 के अलावा क्या कुछ कॉमन है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया ऐसे ही ब्लैंक रह जाएगा, ठीक है। अब आप देखें ए में क्या बच गया, 2, 4, 6 के अलावा क्या बचा? 8 और 10। बी में हमारे पास क्या बचा? 1, 2 चला गया है, 3 भी चला गया है, 4 भी, 5 भी चला गया है, 6 भी चला गया और 7 भी चला गया है, यानी सिर्फ हमारे पास 1 बचा। और अगर हम सी की बात करें तो इसमें 2, 3, 5, 7 चले गए हैं, सिर्फ क्या बचा? 11। अब बच्चे यहां तक बनाते हैं, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। आपने क्या करना है, आपने यूनिवर्सल सेट को भी तो देखना है, वो 15 तक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 किधर है? 9 तो है ही नहीं, तो 9 इधर आ जाएगा। 10, 11 मौजूद है, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमने शेड करना है, ठीक है। अब पहले बी यूनियन सी को शेड करें, ठीक है। किसको? बी यूनियन सी को, बी और सी को, ठीक है। ये सारा हमने कर लिया बी यूनियन सी। अब बी यूनियन सी के बाद अगर ए के साथ भी यूनियन लेना है तो इट्स मीन कि ये एरिया भी साथ ही शेड हो जाएगा। ए का रिमेनिंग यूनियन, इसमें सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो अगर आप कहीं पे भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, वो भी 3 नंबर के दरमियान, तो जितने भी वो वैल्यूज होंगी सारी की सारी शेड हो जाएंगी, ये ऑलरेडी गारंटेड है, ठीक है। चाहे अब आप ऐसे भी यहाँ पे भी करेंगे तो हमें भी पता है कि ये पहले से ही ऑलरेडी सारी शेड होंगी, ठीक है। बस आप नीचे जाहिर कर दें ए यूनियन बी यूनियन सी ब्रैकेट में, तो इसका आपने सारा जो है वो शेड किया है, इससे आपने जाहिर कर देना है, ठीक है। अब हम इस तरफ आ जाते हैं, इसकी राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में सारा काम बिल्कुल उसी तरह ही होगा, ठीक है। कुछ भी अलग नहीं है, बस पहले क्या करना था यही है, ठीक है। और ज़्यादातर बच्चे ये पेपर में अगर आए भी तो इसकी एक ही मतलब आपको इस तरह लिखा होता है वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डायरेक्ट आपको कह देते हैं कि ये आप इसे वेन डायग्राम से बना दें, ठीक है, शो करें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने उसी तरह ए बनाना है, बी बनाना है, सी बनाना है, ठीक है। सी में सिर्फ हमारे बिल्कुल उसी तरह ही आप कॉपी पेस्ट बना दें, ठीक है। 3, 7, 5 यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे 2, 4, 6, ठीक है। 4 भी मौजूद था, 6 भी मौजूद था, यहाँ पे ए में 8 और 10 मौजूद था, ठीक है। बी में हमारे पास 1 मौजूद था, 9, 12, 13, 14 और 15 हमारे पास बाहर मौजूद थे। अब यहाँ पे हमने शेड किसे करना है? शेड हमने इस सारे को ही करना है, क्योंकि ये सब यूनियन है, यूनियन में सबको ही शेड कर देते हैं, ठीक है। तो हम ये चेक करते कौन सा, क्योंकि इसमें कुछ बचता ही नहीं है। यूनियन का मतलब है कि ए बी और सी के दरमियान अगर यूनियन, तो सब वैल्यूज ए के अंदर जो मौजूद हैं, बी के अंदर, सी के अंदर, इनके अंदर जो कॉमन है सब कुछ जो होगा वो क्या आ जाएगा? शेड हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल नीचे आपने ए यूनियन बी ब्रैकेट यूनियन सी, बिल्कुल इसी तरह ही आपने इसे भी शो कर देना, ठीक है। तो होप सो आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। तो बच्चे इस एग्जांपल में हमें सेम यूनिवर्सल सेट दिया गया और साथ 3 सेट ए बी एंड सी दिए गए हैं और आपसे कह रहे हैं वेरीफाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब बच्चे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, ए बी सी इक्वल टू ए बी सी। आपने बीच में क्या यूज कर लेना है? इंटरसेक्शन, ठीक है। पहले बी और सी के अराउंड और फिर ए और बी के अराउंड, ठीक है। अच्छा बच्चे, फौरन चलते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या मौजूद है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट में, ठीक है। अच्छा, यूनिवर्सल सेट आ गया हमारे पास। अब क्या ए बी सी तीनों में कुछ कॉमन है? यस, हमारे पास क्या कॉमन है? 5, ठीक है। और हमारे पास कोई रकम नहीं कॉमन यहां पे, तो उसी तरह ए बी एंड सी आप बना दें। ए बी थोड़ा सा साफ करके लिख लेता हूं, बी और सी। अब बच्चे वैल्यूज देखते हैं, तीनों में क्या कॉमन है?
5। ठीक है, ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी में बच्चे हमारे पास 5 के अलावा 5 तो आपने नहीं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 जो हैं वो किस में मौजूद हैं? ए में मौजूद हैं और बी में मौजूद हैं। 1 2 3 1 2 3। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी दोनों में सेम नहीं है। ए और बी में तो क्या सेम है? 1 2 एंड 3। ठीक है, अब बी और सी में क्या सेम मौजूद है 5 के अलावा? वो है हमारे पास 6। ठीक है, फिर ए और सी में क्या मौजूद है? सेम 7। ठीक है, अब देखते हैं बचा क्या है। ए में 1 2 3 चला गया बच्चे, 5 भी चला गया, 7 भी कॉमन आ चुका है, 9 रह गया। ठीक है, तो ए में सिर्फ 9 बचा। बी के अंदर क्या बचा? बी के अंदर 1 भी चला गया, 1 2 3। ठीक है, हमारे पास चला गया 5 6 भी चले गए, सिर्फ हमारे पास क्या बचा? 4। ठीक है, और अगर सी की बात करें तो हमारे पास 5 6 7 तीनों चले गए, सिर्फ क्या बचा? 8। ठीक है, अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट था 1 से 11 तक, तो क्या सारी रकम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 इधर आ गए। ठीक है, अब हम काम करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है। पहले हमें क्या दिया हुआ है? बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी को हम किससे जाहिर कर देते हैं? शेड कर लेते हैं हम। ठीक है, ये आ गया हमारा शेडेड रीजन बी इंटरसेक्शन सी का। बी और सी का इंटरसेक्शन ये यहां पे आ रहा है बच्चे। अब इसके नीचे क्या करना है हमें? ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या ए का इंटरसेक्शन मतलब ए के अंदर कोई ऐसी चीज, ऐसा नंबर कॉमन हो जो इसके आंसर के अंदर मौजूद है। अब इसका आंसर क्या है? ये। अब ए के अंदर ये 5 ए के अंदर ही है ना मौजूद है। ठीक है, तो 5 इसके अंदर भी मौजूद है। ठीक है, तो यानी ऑलरेडी जो शेडेड रीजन होगा, जो बी इंटरसेक्शन सी का रीजन है, उसके ऊपर हम बना देंगे स्टार। ठीक है, सारे के ऊपर नहीं, जो ऐसे रकम के ऊपर हम बनाएंगे, ऐसी वैल्यू के ऊपर जो कि ए के अंदर भी मौजूद हो। यानी 5 6 जो था वो ए के अंदर मौजूद नहीं था, तो ये हमारे पास आंसर आ गया इसका ये। ठीक है, अब इसकी राइट हैंड साइड बिल्कुल उसी तरीके से आपने बना देनी है, बस डिफरेंस ये है कि ब्रैकेट जो है वो ए और बी के अराउंड है। ठीक है, अब ए बी एंड सी यूनिवर्सल सेट 10 और 11 बी ए। यहां पे क्या आ गया? 5, यहां पे 1 2 3 6 4 9 7 8। बच्चे मैं आपको दोबारा बता दूं कि सिर्फ जो शेडिंग होती है वो अलग होती है, बाकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बिल्कुल सेम ही तकरीबन होती है। ठीक है, तकरीबन नहीं, सेम ही है। अच्छा बच्चे, अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है? 1 भी कॉमन था बच्चे, 2 भी कॉमन था, 3 भी कॉमन था और 5 भी कॉमन था। ठीक है, यानी मैंने ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किससे जाहिर किया है? शेडिंग से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसका जो आंसर है ये वाला, इसकी कौन सी ऐसी इसमें से रकम है जो सी के अंदर भी मौजूद है? ठीक है, इसके अंदर कौन सी ऐसी रकम है जो सी, वो कौन सी रकम है बच्चे? आपको नजर आ रही है, वो 5 है। 5 इस सी के अंदर भी मौजूद थी। ठीक है, तो वो ऑलरेडी शेड हुआ है 5, तो अवर शेड करना है तो अवर शेड नहीं करते, उसके लिए हम क्या? स्टार बना देंगे। ठीक है, आप डॉट भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये स्टार बन गया। ठीक है, तो आपने इसके नीचे जो आपने प्रूफ किया है ऐसे आपने लिख देना है, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फिगर्स आर सेम with same shaded region, so A intersection B intersection C equal to A intersection B intersection C are equal। ठीक है, so आप नीचे लिख सकते हैं, so proved associative property
प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। होप सो बच्चे आपको ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। तो बच्चे नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में आपको सेट दिए गए हैं। अब आपने इसे टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। अब टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इससे पहले मैं बता दूं कहते क्या है। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से। वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 12। इसे फिर किस तरह लिखेंगे, यानी होल नंबर 0 से शुरू होते हैं, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 भी ऐड करेंगे। अब ये ऐड क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू का साइन, ठीक है। अब नेक्स्ट ए में हमें क्या कह रहे हैं, ए में कह रहे हैं एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग टू होल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 4 और लेस देन और इक्वल टू 4, सॉरी 1 2 3 और 4 भी ऐड करेंगे। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, y सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, ठीक है। इट फ्रॉम, लेकिन आपको आगे कंडीशन क्या दी है, 3 से बड़े या 3 से बड़े, क्योंकि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, ठीक है। 4 5 6 और 7 भी ऐड होगा क्योंकि y इज लेस देन और इक्वल टू 7 है, ठीक है। और c जो है वो हमारे पास क्या है, 3 से स्टार्ट हो रहे हैं नेचुरल नंबर, कहां तक, 7 तक, ठीक है। 3 4 5 ये बचे 6 5 6 और 7, ठीक है। सेट दिया गया है सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म में और हमने इसे खुद टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैंने आपके लिख लिया है, आपको क्वेश्चन में सिर्फ इस तरह दिया होगा, ठीक है। ये वैल्यूज आपको जो टेबुलर फॉर्म में नहीं दी होंगी, ठीक है। और आपसे कहेंगे ये प्रूफ करें यूजिंग वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन 12 और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 12। इट्स मीन के होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से लेकर 12 तक सारी रकमें। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर वेयर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 4, 0 से 4 तक तमाम वैल्यूज। अगर सिर्फ इधर लेस देन होता, इक्वल टू ना होता तो हम 4 ऐड ना करते, 3 तक हम स्टॉप कर देते। यहां पे y सच दैट y बिलोंग टू नेचुरल नंबर वेयर 3 y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 एंड लेस देन 7, मतलब 3 से 7 तक सारे रकम, ठीक है। नेचुरल नंबर वैसे तो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और लास्ट में हमें नेचुरल नंबर दिए हैं जो 6 से ग्रेटर हो और इक्वल हो, ठीक है, और 9 से लेस हो या इक्वल हो, ठीक है। तो 6 से 9 तक सब आ जाएंगे, ठीक है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है। मेरे पास जरा स्पेस कम है यहाँ पे, तो ये मेरे पास आ गया A यूनियन B इंटरसेक्शन C, ठीक है। अब हमने सबसे पहले चेक करना है क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है A B C में। तो बच्चे अगर हम देखें तो हमें ये नजर आता है कि इन तीनों में हमें कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है। इन तीनों में 0 1 2 3 0 1 2 3 इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसे कैसे हो सकता है। अच्छा हो सकता है, सबर भी बीच में फिर ये काटना पड़ेगा, गुस्सा आ रहा है, चलो कोई नहीं। तो बच्चे इन तीनों में बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन कि हम पहले इसे ओवरलैप बना देंगे। अच्छा, क्योंकि A और B में 3 कॉमन है और 4 भी कॉमन है, और B और C में 6 और 7 कॉमन है। अगर B सेंटर है, क्योंकि B में B वाले A B को कॉमन है, A में से भी, और B का कॉमन है C के साथ भी। C के साथ क्या कॉमन है, 6 एंड 7, और A के साथ क्या कॉमन है, 3 एंड 4। A में क्या बचेगा, 0 1 2। B में पहले C के लिख देते हैं बच्चे 8 और 9। अब B में क्या बचा, अगर 3 4 6 7 चले गए तो सिर्फ 5। अब बच्चे यूनिवर्सल सेट में जो बचा वो भी लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच गया 10 11 और 12, ठीक है। बेशक इसके ये जो नाम है आप अंदर ही लिख लिया करें, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है, सेट के अंदर ही। अब आ गया काम, नेक्स्ट काम शेडिंग का, ठीक है। अब आपने पहले B इंटरसेक्शन C को शेड करना है। B और C के दरमियान में क्या है, ठीक है। इसमें इन दोनों में जो आपने शेड करना है B और C में, B और C में, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब इसे हम शेड कर लेंगे, वैसे ब्लू मार्कर से मैं कर रहा हूँ। आपने तो पेंसिल
और एक आध पॉइंटर का कोई इस्तेमाल कर लिया करें, ठीक है। तो इन दोनों में ये आ गया बच्चे, ये बच्चे दोनों में जो कॉमन एरिया था ये था। अब आपसे क्या करें नेक्स्ट के ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ए का यूनियन इनके साथ लेना है। अब ए वहां पे है और ये, ठीक है, यानी इनमें कुछ कॉमन नहीं है, बेशक कॉमन ना हो, ठीक है। कॉमन को इंटरसेक्शन से शो करते हैं, ठीक है। यानी आपका वो जो ए यूनियन का एरिया बनेगा इसके साथ, ठीक है, तो ए तो सारा साइड पे है, ठीक है, तो इसका एरिया तो आपने इससे शेडिंग से शो कर दिया बी इंटरसेक्शन सी को, ठीक है। तो ए का यूनियन आप किससे कर दें, आप स्टार लगा लें या फिर आप शेड ही कर लें, ठीक है, बल्कि शेड ही कर लें, ठीक है। थोड़ा सा बेशक अलग पॉइंटर से कर लीजिएगा, और शेडिंग बेशक आप पेपर में भी बच्चे ऐसे एक लाइन स्केल से लेके जरा फासले फासले पे ड्रॉ कर दीजिएगा। ये भी नहीं है ज़्यादा कंजेस्टेड भी ना बनाइएगा, ठीक है, कि बहुत बुरा वैल्यू ही नीचे नजर ना आए, और ना इतना दूर लगाइएगा कि पता ही ना चले कि कौन सा एरिया शेड है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड हमारी कंप्लीट। अब चलते हैं राइट हैंड साइड। अब इसकी राइट हैंड साइड अगर हम देखें ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, बच्चों को बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ए, फिर बी और फिर सी, ठीक है। इधर हमारे पास आ गया ए में हमारे पास क्या है 0 1 और 2, कॉमन 3 4 6 एंड 7 5 8 और 9, ठीक है, 10 11 12, ठीक है। अब सबसे पहले आपने जो ब्रैकेट्स के अंदर वाले हैं इन्हें सेपरेटली सॉल्व करें। ए यूनियन बी, इन दोनों में यूनियन अगर इनका है तो ए और बी में जितनी भी वैल्यूज हैं उन्हें आपने करना होगा शेड, ठीक है। अब इन दोनों में ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, ये सारा एरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है ए यूनियन सी, उसे भी हम इसी से कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चे, क्योंकि ए यूनियन का मतलब सारे, तो ए तो ऑलरेडी हुआ पड़ा है, अब सी को भी कर लेते हैं, ठीक है। अब ये सारा कुछ हो चुका है, ठीक है। इसका आंसर इधर था और इसका आंसर ये और ये है, ठीक है। अब इनके दरमियान के इन दोनों में ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन क्या है, ठीक है, यानी इंटरसेक्शन बीच में आ गया, इनके अंदर कॉमन क्या है। ए यूनियन बी और बी यूनियन, इनके अंदर कॉमन की अगर हम बात करें, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसके लिए ना थोड़ा सा आपको ये करना पड़ेगा कि शेडिंग अगर आप अलग से कर लें तो आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसे ब्लैक से कर देता हूं, ठीक है, ये ले बच्चे, ताकि आपको समझ आ जाए, और इधर ए को, अच्छा ये ब्लू से जो इधर ए हुआ है इस मीन ये फर्स्ट हुआ है, ठीक है, पहले से, ठीक है। तो ये जो ब्लैक का एरिया हुआ है और ब्लू का एरिया, इसमें क्या कॉमन है, एक तो ये सारा एरिया कॉमन है, क्योंकि ब्लैक ब्लू इधर भी है, 0, ये मेरे से पहले से इधर ब्लू लग गया था इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होगा। 0 1 2 3 एंड 4, एक ये एरिया, ये किस में था, ये ए यूनियन बी में भी था और ए यूनियन सी में भी था, दोनों में, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं लगा लूंगा स्टार। अच्छा जी, यानी जो शेडेड रीजन था उसके ऊपर मैं क्या लगा रहा हूं, स्टार इसके। और दूसरी चीज है ए यूनियन सी तो हमने लगा दिया, अब ए यूनियन बी की बात करते हैं। ए यूनियन बी और ए, सॉरी इसमें एक ये कॉमन था, और क्या कॉमन था, 6 और 7, 6 और 7 भी जो था वो दोनों के अंदर मौजूद था, ए यूनियन बी में मौजूद था, ठीक है, और ए यूनियन सी में भी ये एरिया मौजूद था, 6 और 7, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है, अब इधर स्टार वाला एरिया और उधर सिर्फ शेडेड एरिया देखें तो बिल्कुल सेम है, तो आप नीचे लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड ए यूनियन बी
इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी, ए यूनियन सी। ठीक है बच्चे, तो होप सो अगर आपको ये एग्जांपल समझ आ गई हैं तो आपको इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगे जो एक्सरसाइज के हैं। तो बच्चों लास्ट एग्जांपल में हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दिया गया है और ए बी सी 3 सेट्स हैं। अब यूनिवर्सल सेट हमें सेट बिल्डर नोटेशन में और ए बी सी भी हमें सेट बिल्डर नोटेशन में दिए गए हैं, जिसे हम खुद टेबुलर फॉर्म में करेंगे। ठीक है, ये मैंने खुद किया है। आपने बच्चे आपको अगर बुक में अगर आप देखेंगे ना तो ये आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन में दिए गए हैं। ठीक है, सेट बिल्डर नोटेशन में आपने कन्वर्ट खुद करना है। ठीक है, फर्स्ट में आपको कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर। होल नंबर बच्चे 0 से स्टार्ट होते हैं। एक्स सच वेयर एक्स इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू 12। अब 0 से स्टार्ट करते हुए आपने उसने क्या बोला, लेस देन और इक्वल टू, यानी 12 भी शामिल होगा। अगर यहाँ पे सिर्फ लेस देन होता मैं 11 पे रोक देता। अब बच्चे ए बी इसी तरह है, होल नंबर है, 0 से स्टार्ट होंगे और 4 तक जाएंगे। ठीक है, अब अगला है y such that y belong to natural number where start from 3, मतलब y is greater than or equal to 3 and y is less than or equal to 7, मतलब 3 to 7 जाएंगे। इसी तरह c भी है हमारे पास। ठीक है, खैर हम डायरेक्ट इसकी लेफ्ट हैंड साइड को हल करते हैं। हमारे पास 3 सेट्स हैं। अब अगर आप इन्हें देखेंगे ए बी सी को, तो इन तीनों में कोई भी जो वैल्यू है वो कॉमन नहीं है, अलबत्ता 3 और 4 ए और बी दोनों में है और 6 और 7 बी और सी दोनों में है। इट्स मीन बी जो होगा वो सेंटर में आ जाएगा। ठीक है हमारे पास, और ए और सी जो होंगे वो साइड पे होंगे। ठीक है, सी इसे आप अंदर लिख दें, सी बी और ए। पहले में क्या आ गया 3 और 4, दूसरे में 6 और 7, बी में सिर्फ क्या बचेगा 5। ठीक है, और ए में हमारे पास अगर हम 3 4 निकाल देंगे तो 0 1 एंड 2, और इसमें क्या 6 7 चला गया तो 8 और 9। अब टोटल यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 0 से 12 तक थे, तो 0 से 9 तक तो इसमें आ गए, तो बाकी क्या बचा 10 11 एंड 12। ठीक है, अब बच्चे हम बनाते हैं, अब हल करते हैं जो हमें कंडीशन दी है उसके मुताबिक। उसके मुताबिक क्या कहा जा रहा है कि ब्रैकेट के अंदर क्या है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। अब बी और सी के अंदर तमाम वैल्यूज को हम क्या कर देंगे शेड, क्या कर देंगे शेड। बच्चे ये देखें, ये बी और सी के अंदर जितनी भी वैल्यूज थी उन्हें मैंने कर दिया शेड। अब उसके बाद आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, यानी बी यूनियन सी का जो आंसर आया है उसके अंदर और पूरे ए के अंदर क्या चीज कॉमन है। अब कुछ कॉमन है, ठीक है कॉमन है, क्यों नहीं है, पूरा ए क्या था 3 4 है उसमें। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब 3 4 जो था वो पहले जो हमने शेडेड किया था उसके बीच में आ रहा है, तो हम इसे ऊपर क्या लगा देंगे स्टार। ठीक है, तो यहां पे आप लगा देंगे 3 4 में स्टार, यानी हमारे पास ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है 3 4। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड पे जाते हैं तो हमारे पास क्या है, पहले खैर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ए बी सी ड्रॉ करना है। ठीक है, उनकी वेन डायग्राम्स, ये हमारे पास सेंटर में बी आ गया, इधर 5, ए में क्या है 1 2 0 1 2 3 4 5, इधर आ जाएगा बच्चे 6 7 8 9 10 11 12। यहां तक आपने बिल्कुल सेम बनानी होती है बच्चे। नेक्स्ट पहली चीज हमें क्या दी है, ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरी हमें क्या दी है ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, चले बच्चे अब इसे करते हैं ए और सी। पहले ए और बी में क्या कॉमन है। ठीक है, ए और बी में बच्चे ये कॉमन है। अब ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ये सी है बच्चे। ए और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब अगर ए और सी, यानी ए ये पूरा था, सी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसे तो मैं कुछ करूंगा नहीं। ठीक है, और इधर तो कुछ शो ही नहीं करना। ठीक है, तो इसे आप एम्प्टी बॉक्स इधर बना देंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका जो आंसर आया है उसका यूनियन ले लेना है इसके आंसर से। ठीक है, ए इंटरसेक्शन सी के साथ। ठीक है,
अगर उसकी बात करें, ठीक है, तो भाई साहब यूनियन दोनों के आंसर का लेना है, इसका तो आंसर ही नहीं आया, ये तो एक तरह से हम कह सकते हैं नल सेट है, ठीक है। तो अगर ये नल सेट है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, यूनियन में तमाम वैल्यूज लिख देते हैं इसकी और इसकी, इसकी कुछ है नहीं, तो जो बची वो किसकी होंगी, इसकी। तो इसका आंसर क्या आया था, इससे हमने ब्लू से शेड किया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो शेड ब्लू से हुआ है, ठीक है, इसी को ही हम अपना आंसर कंसीडर करेंगे। अब आप वहां देखें, जो ये वाला एरिया था, ये 3-4 वाला, और इधर ये 3-4 वाला, ये दोनों क्या है, सेम आ गए, मतलब दोनों में सेम पोर्शन जो है वो शेडेड है। लिखेंगे एज सेम पोर्शन इज शेडेड इन बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। होप सो बच्चे आपको ये सारी एग्जांपल समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सब एग्जांपल समझ आ गई हैं तो अब आपके लिए 3.1 करना बहुत आसान है, और अब आपने 3.1 खुद ही कर लेनी है, ठीक है। आपको करवाई भी जाएगी, लेकिन आपने पहले ट्राई करना है कि ये आप खुद करें, ठीक है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो देन आपने वीडियो देखनी है, ठीक है। ओके।